वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है एग्जाम सीरीज सीबीएसई के टर्म 1 बुक 1 के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। हम सबको पता है कि सीबीएसई ने टर्म वाइज एग्जाम लेने हैं और टर्म 1 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। बहुत स्टूडेंट के बहुत बार कमेंट आए और बहुत बार मुझे बोला गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी जाए, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल के कारण मैं नहीं डाल पाया। तो मैं आपको पूरे सीबीएसई के टर्म 1 के सभी 6 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, बाडुंग सम्मेलन में किस सिद्धांत को अपनाया गया था और पहले शिखर सम्मेलन में, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन या बैठक में उसे स्वीकार नहीं किया गया? पारस्परिक गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विदेशी आक्रमण के खिलाफ पारस्परिक रक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। विदेशी आक्रमण के खिलाफ सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक नहीं होते या उससे रक्षा नहीं करते। तो इस सिद्धांत को बाडुंग सम्मेलन में अपनाया, लेकिन बाद में नहीं अपनाया गया, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन या बैठक में नहीं अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नैम या गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ था, पर कब हुआ था? तो इसका आंसर बहुत आसान है, सितंबर 1961 1961 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नैम में कब शामिल हुआ? हालांकि पाकिस्तान अमेरिका की सैनिक संधि का भी सदस्य रहा, लेकिन उसके बाद भी वो गुटनिरपेक्ष में शामिल हुआ। इसके ऑप्शंस है 77, 78, 79, 80। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 79 में पाकिस्तान नैम में या गुटनिरपेक्ष में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नैम का संस्थापक, गुटनिरपेक्ष का संस्थापक सदस्य नहीं है? यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या मिस्र? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान नैम का संस्थापक राष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन मुख्य रूप से किसकी पहल के माध्यम से अस्तित्व में आया? यूगोस्लाविया के टीटो, भारत के नेहरू, मिस्र के नासिर या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, भारत के नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो को गुटनिरपेक्ष का प्रणेता भी बोला जाता है। हालांकि वाने एनक्रूमा और सुकार्नो, इनको संस्थापक राष्ट्र बोला जाता है गुटनिरपेक्षता का, लेकिन कभी कभी प्रणेता भी बोला जाता है। प्रणेता शब्द का जब भी इस्तेमाल होगा तो ये 3 नेता या देश ही हमेशा आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में किस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया? फिलिस्तीन, रवांडा, यूगोस्लाविया या साइप्रस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि यूगोस्लाविया के कई सारे टुकड़े हो रहे थे और बाद में और ज्यादा टुकड़े भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैम गुटनिरपेक्ष के पहले महासचिव कौन थे? फिदेल कास्त्रो, टीटो, जैल सिंह या गमाल अब्दुल नासिर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टीटो पहले महासचिव गुटनिरपेक्ष आंदोलन के या गुटनिरपेक्षता के थे। नेक्स्ट है, नैम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका अपना कोई संविधान नहीं है, इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, नैम का समन्वय ब्यूरो यूएन पर या यूं कह लो यूएनओ पर आधारित है या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है डी, ये तीनों ही गुटनिरपेक्ष के लिए बिल्कुल सही या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में तीनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 का 16वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ? ईरान, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ईरान में हुआ। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा राष्ट्र जो संस्थापक रहा है उसके ऊपर ज़्यादा क्लिक करते हैं,
या उसके ऊपर ज़्यादा ऑप्शन को आंसर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को ठीक से देखकर आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राहुल कास्त्रे, होस्नी मुबारक, निकोलस मादुरो और महमूद अहमद इंजादी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निकोलस मादुरो नैम के गुटनिरपेक्ष के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों की विषम है, मतलब जो उससे अलग है, उसको पहचानना है। संप्रभुता को बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र की सहायता, विश्व शांति को प्रोत्साहन, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर बहुत क्लियर है, ऑप्शन डी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी सदस्य राष्ट्र उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद का विरोध करते हैं, उसको बढ़ावा नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन जो हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 10, 25, 7 या 15? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहां की? 1961 बेलग्रेड में, 1965 दिल्ली में, 1962 मिस्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है, ए, 1961 बेलग्रेड में पहली सफल 5 देशों ने सर्वप्रथम बैठक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे, इसमें हमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। भारत के पंडित नेहरू जी, क्योंकि तीनों नेता जो हैं ये भारत के ही हैं और हम सबको पता है कि भारत के पंडित नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक और प्रणेता दोनों ही रहे हैं। तो ऑप्शन सी। बोनस क्वेश्चन यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कितने वर्षों में होता है? हर कितने साल के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन होता है? 5 साल, 7 साल, 3 साल या 1 साल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हर 3 साल के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका आंसर बहुत आसान है, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किस विकल्प के रूप में माना गया? पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा या चौथा? तो इसका ऑप्शन है सी। हम सबको पता है शीत युद्ध काल में दुनिया 2 भागों में बट गई थी, साम्यवाद, पूंजीवाद, और ऐसा लगने लगा था कि 2 विकल्प के अलावा कोई तीसरा विकल्प ही नहीं है। तो ऐसे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक तीसरा विकल्प बनकर उभरा या सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो हम सबको पता है 1961 में हुआ और वो बेलग्रेड में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, सी ऑप्शन जो इसका है, 5 देशों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ और कहां हुआ? 24-25 अक्टूबर 2015 दिल्ली में, 25-26 जनवरी 2018 हवाना में, 25-26 अक्टूबर 2019 बाकू में, 25-26 अप्रैल 2020 तेहरान में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25-26 अक्टूबर 2019 बाकू शहर में 18वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ। बाकू जो ये है, ये शहर है अजरबैजान देश में, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्यों की संख्या के बारे में कौन सा कथन संबंधित है? इसमें 120 देश हैं, 18 अतिरिक्त देश हैं जो इसमें ऑब्जर्वर हैं, 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो इसके पर्यवेक्षक हैं, या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हो सकता है आपसे इन किसी भी ऑप्शन के बारे में अलग से क्वेश्चन बनाकर पूछे, तो आपको याद रखना है कि सदस्य कितने हैं, ऑब्जर्वर देश कितने हैं और ऐसे पर्यवेक्षक संगठन कितने हैं। तो आपको ये तीनों ही ऑप्शंस को अच्छी तरह याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता के पीछे बुनियादी विचार क्या था? मौजूदा असमानताओं को दूर करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना और उपनिवेशवाद, जो देश गुलामी से आज़ाद हुए स्वतंत्र हुए उनको एक विकल्प देना। तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही है, क्योंकि ये तीनों ही गुटनिरपेक्षता के पीछे बुनियादी विचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या उद्देश्य हैं? शीत युद्ध की राजनीति का त्याग, स्वतंत्र राजनीति या स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण, सैनिक गठबंधनों से दूरी। तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन डी। ये तीनों ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? किसी देश का अन्य देशों द्वारा बनाए गए सैनिक गुटों से अलग रहना या उसमें शामिल ना होना, उनसे दूरी बनाए रखना, उन गुटों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा या निंदा में बिना सोचे समझे टिप्पणी ना करना, विदेश नीतियों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र रहना और किसी गुट की नीतियों को अपनाने पर दबाव ना मानना। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। तीनों ही गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है, या इन तीनों ही नीतियों को गुटनिरपेक्ष देशों को अपनाना होता है। सैनिक गुटों में शामिल नहीं होना होता, प्रशंसा या निंदा अगर अंतर्राष्ट्रीय घटना की करनी है तो सही गलत का भेद करते हुए सही का समर्थन करना है, गलत का विरोध करना है। सैनिक गुटों के दबाव में आकर या अपने किसी मित्र की प्रशंसा नहीं करनी है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र निर्णय लेना है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता या बराबर दूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाई है, चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो तटस्थता को सही से परिभाषित क्या नहीं करता है? युद्ध में शामिल होने की नीति का पालन करना, ऐसा देश जो तटस्थ है वो युद्ध को समाप्त करने में कभी मदद नहीं करेगा, ऐसा देश जो तटस्थ है वो युद्ध में भाग भी नहीं लेता लेकिन युद्ध के बारे में सही गलत का निर्णय या यूं कह लो सही गलत का विचार भी नहीं लेता या उसका कोई पक्ष विपक्ष नहीं करता, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जो देश तटस्थ होता है वो कभी युद्ध में शामिल भी नहीं होता है। तटस्थ देश का अगर आपसे कोई उदाहरण पूछा जाए तो यूरोप का स्विट्जरलैंड देश हमेशा से तटस्थ रहा है और वो किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भी प्रासंगिक हो गया है, या यूं कह लो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भी प्रासंगिक या रेलेवेंट हो गया। तो क्यों? छोटे और अल्पविकसित देशों को अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी है, एकमात्र महाशक्ति अमेरिका पर नियंत्रण रखने के लिए, और पर्यावरण जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब और ज्यादा प्रासंगिक या रेलेवेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश गुटनिरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया क्योंकि इसमें शामिल देश अधिकतर आर्थिक रूप से पिछड़े थे, इसमें शामिल देश गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याओं से जूझ रहे थे और इनके पास अपनी कोई विकास की निश्चित योजना नहीं थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश शामिल थे ज़्यादातर गरीब भी थे, आर्थिक रूप से पिछड़े भी हुए थे, गरीबी बेरोजगारी समस्या से जूझ भी रहे थे, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों को तीसरे विश्व का देश भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, हिरोशिमा पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया, और प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ये 61 में हुआ, 1961। तो सबसे एंड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ। आपको ज़्यादातर महत्वपूर्ण घटनाओं की डेट्स या यूं कह लो साल याद रखना है, कुछ भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की जांच करें और त्रुटि को पहचानें। नाटो जून 1949 में अस्तित्व में आया और यह 11 राज्यों या देशों का संघ या संगठन था। तो क्या नाटो के लिए ए वाला कथन गलत है कि इसकी स्थापना 1949 जून में हुई,
या ये 11 राज्यों का संघ ऑप्शन बी वाला गलत है, ए और बी दोनों गलत है, या डी ऑप्शन कि दोनों में कोई गलती नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन नाटो के बारे में गलत है। जून 1949 में इसकी स्थापना नहीं हुई, हालांकि 1949 में हुई, मंथ में आगे बता दूंगा। और ये 11 राज्यों का संघ नहीं था, 12 देशों ने मिलकर नाटो की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कूट नाम, कोड नेम क्या था? लिटिल बॉय, फैट मैन, कामो बम या बैड बॉय? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिटिल बॉय। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम फैट मैन था। शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी गुट में शामिल 2 देश, फ्रांस जर्मनी, फ्रांस इंग्लैंड, फ्रांस और जापान, फ्रांस और इटली। यहां स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, जर्मनी 2 भागों में बट गया था, तो इसका ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था, वो शीत युद्ध में शामिल नहीं हुआ, तो पूंजीवादी गुट में नहीं हुआ, तो इसका आंसर फ्रांस जापान नहीं हो सकता। और इटली ध्रुवी राष्ट्रों की तरफ से लड़ा था, तो इटली भी इसका आंसर नहीं है। बाद में हालांकि इटली पूंजीवादी गुट में शामिल हो गया। तो शुरुआत में जो पूंजीवादी गुट में शामिल हुए, तो उसमें आपका ऑप्शन आएगा बी, फ्रांस और इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी गुट में शामिल 2 देश, पोलैंड उत्तर कोरिया, पोलैंड फ्रांस, जापान उत्तर कोरिया, जापान इटली। तो इसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन ए, पोलैंड और उत्तर कोरिया साम्यवादी गुट में शामिल थे। हालांकि सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 के बाद पोलैंड साम्यवादी गुट से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट को हल करने में निम्नलिखित में से किन 2 नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर बहुत आसान है और इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी और निकिता खुश्चेव क्यूबा मिसाइल संकट के वक्त राष्ट्रपति भी थे और इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ के निकिता खुश्चेव। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है, किसी भी तरह से घुमाकर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये देशों के नाम और नेताओं के नाम ठीक से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियो का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? नई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या नई अंतर्राष्ट्रीय विकास व्यवस्था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नियो की फुल फॉर्म है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिता खुश्चेव ने, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, क्यूबा में मिसाइलें कब तैनात की? 1960, 61, 62 या 63? तो इसका आंसर है 62, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र देशों की अगुवाई लीडरशिप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कर रहा था? अमेरिका, सोवियत संघ, जापान या जर्मनी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। मित्र राष्ट्र की तरफ से अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 4 मुख्य देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे, लेकिन इन सब का लीडर अमेरिका ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद किन 2 महाशक्तियों का उदय हुआ? तो इसका आंसर बहुत आसान है, अमेरिका और सोवियत संघ। तीसरे विश्व के नाम से किन देशों को जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों को ही तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता है, जिनकी विशेषता है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, बढ़ती जनसंख्या, ये सब समस्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों की है, या इन्हीं को तीसरा विश्व भी बोला जाता है। इसके अलावा नाटो में शामिल देश, वार्सा में शामिल देश या पश्चिमी यूरोप में देश को तीसरे विश्व के नाम से नहीं जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी गठबंधन के नाम से या पूर्वी गठबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाटो, वार्सा, दक्षेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। पूर्वी गठबंधन के नाम से वार्सा को जाना जाता है और पश्चिमी गुट के नाम से या पश्चिमी गठबंधन के नाम से पूंजीवादी गुट या यूं कह लो नाटो को जाना जाता है। तो आप याद रखना है। नेक्स्ट है, ध्रुवी राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था?
जर्मनी, पोलैंड, इटली या जापान? तो इसका आंसर है पोलैंड। पोलैंड ध्रुवीय राष्ट्रों में शामिल नहीं था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ये सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया था और बाद में वारसा संधि का भी सदस्य बना, या यूं कह लो कि साम्यवादी गुट में शामिल हो गया। इनमें से जो विषम है इसकी पहचान करें। प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध या बर्लिन की दीवार? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एक तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनी, लेकिन उसे गिराया गया 1989 में। एक तो यहाँ ये गलती है। और विषम या दूसरों से अलग ऑप्शन ये इसलिए है क्योंकि ये तीनों ऑप्शन युद्ध से संबंधित है, पर ये अलग है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, दो महाशक्तियों के मध्य तनाव की वो स्थिति जिसमें युद्ध का वातावरण रहता है या माहौल रहता है परंतु युद्ध नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे शीत युद्ध की स्थिति कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से सोवियत संघ या अमेरिका के बीच जो युद्ध लड़ा गया उसे कहते हैं? इसका आंसर बहुत आसान है, शीत युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व एक ध्रुवीय कब बना? 1991, 92, 1989 या 93? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, 1991। सोवियत संघ का विघटन भी 1991 में हुआ और विश्व एक ध्रुवीय भी 1991 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी दो महाशक्तियां कौन थी? रिस्पॉन्सिबल कौन थी? तो इसका आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन ए, अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से जो अन्यों से विषम है उसकी पहचान करें। उत्तर कोरिया सोवियत संघ द्वारा समर्थित, दक्षिण कोरिया अमेरिका द्वारा समर्थित, उत्तरी वियतनाम सोवियत संघ द्वारा समर्थित, दक्षिणी बर्लिन संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका द्वारा समर्थित? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखो, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया और उत्तर वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, ये 100% सही है, लेकिन बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, ये उत्तर दक्षिण में नहीं बटा था। जर्मनी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बटा था। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का प्रभाव था और पश्चिमी पर अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां छोटे देशों पर प्रभाव या संबंध या नियंत्रण क्यों रखना चाहती थी? खनिज तेल और संसाधन के लिए, सैनिक अड्डा बनाने के लिए, और अगर कभी कोई जरूरत आन पड़े तो ऐसे में छोटे देशों से सैनिक खर्च उठवाया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तीनों ही कारणों की वजह से महाशक्तियां छोटे देशों से संबंध बनाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद अधिकतर मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा चुप्पी साध लेना एक नाटकीय फैसला था जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति ने संज्ञा दी। वैश्वीकरण विश्व व्यवस्था, समकालीन विश्व व्यवस्था, वर्तमान विश्व व्यवस्था या नई विश्व व्यवस्था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हुआ क्या, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 के बाद, तो सोवियत संघ ने यूएनओ के अंदर जो अमेरिका द्वारा प्रस्ताव लाए गए उनका कोई विरोध नहीं किया, उनसे दूरी बना ली। और ऐसे में यूएनओ ने किसी भी प्रकार की, यूं कह लो, कोई भी बड़ी गतिविधि हो रही है वहां पे चुप्पी साध ली, जो अमेरिका कर रहा है करने दिया। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही इसको नई विश्व व्यवस्था कहा और बाद में इसको एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था भी बोला जाता है। किस व्यवस्था द्वारा विकसित और विकासशील देशों के मध्य व्यापार की शर्तों को सुधारने के लिए, विकास में सहयोग के लिए और विकसित देशों में जो व्यापार पर सीमा शुल्क लगता है उसमें कमी करके विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने की बात की गई? तो कौन सी व्यवस्था है वो व्यवस्था है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, या यूं कह लो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में ये सब बातें की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान भारत दोनों खेमों में से किसी एक में भी शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अपनी संप्रभुता को बनाए और बचाने के लिए, आर्थिक विकास के लिए और क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए। किसी भी पक्ष में शामिल होकर भारत अपने विकास को अवरुद्ध या रोक नहीं सकता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तीनों ही कारणों की वजह से भारत शीत युद्ध में किसी एक पक्ष या यूं कह लो किसी एक गुट में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विशेषताओं में से नहीं है?
कम्युनिस्ट पार्टी को प्राथमिकता देना, अन्य किसी राजनीतिक दल को अस्तित्व नहीं स्वीकारना, नियंत्रित और नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास या पूंजीवादी संरचना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। हम सबको पता है सोवियत संघ पूर्ण रूप से साम्यवादी था और साम्यवादी देशों में एक ही पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो ही रहती है, दूसरे किसी को दल नहीं बनाया जाता और अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से नियंत्रित और नियोजित होती है, तो पूंजीवादी बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी गुट द्वारा निर्मित सैन्य संगठन नहीं है? नाटो, सीटो, सेंटो या वार्सा पैक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट एकमात्र या एक ही ऐसा सैनिक संगठन है जो सोवियत संघ ने बनाया। ये तीनों सैनिक संगठन अमेरिका द्वारा बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत युद्ध काल के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के विचारधाराओं में अंतर को स्पष्ट करता है? अमेरिका पूंजीवाद के प्रसार, सोवियत संघ समाजवाद। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वो साम्यवाद और समाजवाद को एक समझते हैं। आपकी इजीनेस के लिए, आपको आसानी के लिए साम्यवाद समाजवाद कर दिया गया, लेकिन मैं बता दूं सोवियत संघ पूर्ण रूप से साम्यवादी था और साम्यवाद के प्रसार पर जोर दिया। साम्यवाद और समाजवाद में जमीन आसमान का अंतर है। बस क्योंकि ये स्टैंडर्ड 12th का है तो आपके बस आसानी के लिए यहाँ समाजवाद बना दिया गया है शब्द को, लेकिन सोवियत संघ पूर्ण रूप से साम्यवादी था। तो सोवियत संघ समाजवाद के प्रसार पर अधिक ध्यान दे रहा था। अमेरिका उदार लोकतांत्रिक विचारधारा को प्राथमिकता देता था, लेकिन सोवियत संघ एक दल के शासन को। तो इनमें से कौन सा सही है? दोनों ही कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से भारत ने स्वयं को दोनों महाशक्तियों से अलग रखा? तो आपके सामने जितने भी ऑप्शन है आप इनको पढ़ोगे तो आप पाओगे कि इसमें करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। भारत दोनों को नाराज भी नहीं करना चाहता था, भारत शीत युद्ध के तनाव को भी कम करना चाहता था, भारत एक ऐसा विश्व चाहता था जो शांतिपूर्ण हो, जिसमें आपस में मतभेद, टकराव, तनाव ना हो। तो इस वजह से भारत ने खुद को दोनों ही महाशक्तियों और दोनों गुटों से अलग रखा खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्यूबा जैसे देश या क्यूबा टापू देश की जो राजधानी है वो क्या है? जकार्ता, हवाना, न्यूयॉर्क या बेल्जियम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हवाना क्यूबा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल नहीं था? फिदाइल कास्त्रो, मार्शल टीटो, निकिता खुशचेव या गमाल अब्दुल नासिर? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, निकिता खुशचेव गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल नहीं थे। हम सबको पता है ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक एस्टैब्लिशर नहीं माना जाता? टीटो, नेहरू, नासिर या नेल्सन मंडेला? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, नेल्सन मंडेला को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकट शीत युद्ध के दौरान नहीं आया? कोरिया संकट, बर्लिन संकट, कांगो संकट या इराक संकट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इराक संकट शीत युद्ध के दौरान नहीं हुआ, यह शीत युद्ध के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता की भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 1950 में ही युद्ध स्टार्ट हो गया था। उत्तर कोरिया साम्यवादी, दक्षिण कोरिया पूंजीवादी। लेकिन जब इनका युद्ध विराम की बात आई, क्योंकि ये संकट लगभग 1953 तक चला, तो इसमें मध्यस्थता मीडिएटर की भूमिका किसने निभाई? जवाहरलाल नेहरू, निकिता खुशचेव, निक्सन या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, ये कोई क्वेश्चन नहीं है पर मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। कांगो संकट कब हुआ और स्वेज नहर संकट कब हुआ? क्योंकि आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आप बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो देखते हो और कोई ना बता रहा हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगो संकट 1960 में हुआ और स्वेज नहर संकट 1956 में हुआ।
डिटेल में भी अगर किसी को इसके बारे में जानना हो तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, शीत युद्ध के कारण, दायरे इत्यादि में इसको मैंने कवर किया हुआ है, वो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बगदाद संधि पर हस्ताक्षर साइन कब हुए थे? 1957, 59, 55 या 54? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 55 में बगदाद संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और सोवियत संघ में सीमा विवाद या लघु युद्ध कब हुआ था? हालांकि चीन साम्यवादी देश रहा और सोवियत संघ ने उसको पूर्ण समर्थन किया, लेकिन 60 का दशक का अंत आते आते, 60 का डेकेड के एंड के आते आते इनके बीच में सीमा को लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया था। चीन ने एक सीमा को लेकर, एक क्षेत्र को लेकर सोवियत संघ से कहा कि वो उसका है, और ये विवाद इतना बड़ा हो गया था कि सोवियत संघ ने चीन को परमाणु युद्ध की धमकी तक दे डाली थी। तो ये विवाद कब हुआ था? ये विवाद हुआ था 69 में, 1969 में। एक ये सीमा विवाद कह लो सोवियत संघ और चीन के बीच, इसे एक लघु युद्ध भी कह सकते हो, क्योंकि सोवियत संघ इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन ना बनाकर मैंने फुल फॉर्म दे दी है। सीटो की फुल फॉर्म, सेंटो की, नाटो की, नैम की, नियो की, साल्ट की, स्टार्ट की, अंकटाड की। आपको इनकी फुल फॉर्म को लेकर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप इस वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी फुल फॉर्म या पूर्ण रूप को आराम से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मैड की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है? वार्सा पैक्ट, अफगान संकट, बर्लिन की दीवार या क्यूबा मिसाइल संकट? तो इसका करेक्ट आंसर है क्यूबा मिसाइल संकट, जो 1962 में हुआ, उसको शीत युद्ध का चरम बिंदु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का प्रतीक चिन्ह किसे कहा जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार, वार्सा पैक्ट या नाटो संधि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक चिन्ह बोला जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट चरम बिंदु और प्रतीक चिन्ह में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर कर देना, चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट है और प्रतीक चिन्ह बर्लिन की दीवार है। केंद्रीय संधि संगठन सेंटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तजाकिस्तान समझौता, बगदाद समझौता, ताशकंद समझौता या क्यूबा समझौता? हम सबको पता है केंद्रीय संधि संगठन अमेरिका द्वारा एक बनाया गया सैनिक संगठन है। इसको बगदाद समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संकट के समय भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सामने ऐसा बहुत बड़ा संकट आया था कि भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी सोवियत संघ के साथ एक सैनिक संधि की, जिसको मैत्री संधि का नाम दिया। तो वो कौन सा संकट था? चीन संकट, पाकिस्तान संकट, बांग्लादेश संकट या कारगिल संकट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश संकट। हालांकि बांग्लादेश संकट को लेकर युद्ध जो हुआ था वो पाकिस्तान से हुआ था, लेकिन वो बांग्लादेश संकट ही था जिसके कारण पाकिस्तान से भारत का जो वातावरण था बहुत बड़ा, यूं कह लो, युद्ध का बन गया था, और बाद में युद्ध भी हुआ और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के समर्थन में थे। तो भारत को अपनी स्वतंत्रता को और यूं कह लो कि अपनी रक्षा के लिए एक महाशक्ति को अपने समर्थन में लेना था, और भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 16वां शिखर सम्मेलन 26 से 31 अगस्त 2012 में हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? जिसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी भाग लिया। शर्म अल शेख में हुआ, हवाना में या तेहरान में या जकार्ता में? तो इसका आंसर बहुत आसान है, मैं पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में, लेकिन तब मैंने देश के बारे में बताया था, ईरान में हुआ। तो ईरान के शहर तेहरान में 16वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान किस सिद्धांत ने तीसरा विश्व युद्ध या वास्तविक युद्ध होने नहीं दिया? मार्शल सिद्धांत, ट्रूमन सिद्धांत या पारस्परिक अवरोध का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है पारस्परिक अवरोध।
शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां ये जानती थी कि अगर वो दोनों आपस में लड़ी तो दोनों का विनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार इस विनाश ना होने की इस अवरोध ने हर महाशक्ति युद्ध से बचती थी कि वो दूसरे के साथ युद्ध में शामिल ना हो ताकि उसका विनाश ना हो। दोनों के पास समान मात्रा में हथियार या एक दूसरे को विनाश के हथियार थे। तो इसने एक अवरोध, एक बाधा बना दी थी वास्तविक युद्ध में। तो इस पारस्परिक अवरोध के सिद्धांत ने तीसरे विश्व युद्ध को या वास्तविक युद्ध को होने नहीं दिया। शीत युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में या वास्तविक युद्ध में बदलने नहीं दिया। नेक्स्ट, अब आपके सामने ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसे क्वेश्चन में बदलना बहुत मुश्किल है, और बदलता तो शायद मुझे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने पड़ते। तो मैं क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा आपको नॉलेज देने में विश्वास रखता हूँ। उन देशों के नाम आपको याद करने हैं जो वारसा संधि, वारसा पैक्ट, जो सोवियत संघ ने बनाया था, एक सैनिक संगठन था, उसमें शामिल थे, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद वो यूरो संघ के सदस्य बन गए। तो उन देशों के नाम है बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग को थोड़ा चेक कर लेना। हालांकि बाद में चेकोस्लोवाकिया दो भागों में बट गया, चेक गणतंत्र और स्लोवाकिया गणतंत्र, पर ये दोनों ही यूरो संघ में शामिल है। पूर्वी जर्मनी, हम सबको पता है कि 1989 में जो जर्मनी दो भागों में बट गया था वो एक बन गया जर्मनी। तो पूर्वी जर्मनी जो कभी वारसा पैक्ट में शामिल था, बाद में वो जर्मनी के रूप में यूरो संघ में शामिल हो गया। हंगरी, पोलैंड और रोमानिया, ये वो देश हैं जो वारसा पैक्ट में भी शामिल थे और बाद में यूरो संघ में शामिल हुए। एक बात आपको पता करनी है और आपकी नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है, उन देशों के नाम आप पता करो जो वारसा पैक्ट में भी शामिल थे और बाद में अब नाटो के भी सदस्य हैं या मेंबर हैं। अब आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो गलती कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना है और काफ़ी पेपर जो चेक किए उनमें देखा है, अभिकथन और कारण, जो जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सामान्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टूडेंट उसको आराम से कर रहे हैं, लेकिन अभिकथन और कारण में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है या गलती कर रहे हैं। और केस स्टडी, चित्र आधारित या कार्टून आधारित और पैराग्राफ आधारित जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव, उसमें भी स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं। तो उसको लेकर जो मैं वीडियो है बहुत जल्दी लाऊंगा, क्योंकि मैं इसके लिए आपके सामने लाइव आने की भी सोच रहा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर समझाऊं तो ज़रूर से मुझे कमेंट करना। अगर कुछ बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं लाइव आकर समझाऊंगा, वरना मैं आपको ये आप बिल्कुल फेस टू फेस कराने की भी सोच रहा हूँ। इसके ऊपर जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं स्लाइड नहीं बनाऊँगा, मैं सामने आकर आपको समझाऊँगा, क्वेश्चंस भी आपके सामने रखूँगा और उसको कैसे डील करना है, कैसे आंसर रखना है। तो अभिकथन और कारण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो अच्छे से अच्छे निकल सकते हैं वो आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेंगे। केस स्टडी और चित्र आधारित क्वेश्चन भी अपलोड होंगे। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर और चैनल से के साथ जुड़े रहिएगा। जल्दी इसको लेकर अगली वीडियो आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।